जय हिंद दोस्तों, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित है और हमने लास्ट के वीडियो में कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थीम्स एनसीईआरटी का, इसके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेक्कन राइट्स को हम कवर करेंगे, बट इससे पहले अगर आपने टॉपिक्स का रिविजन किया है तो आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही करके अपनी जो तैयारी है उससे चेक करना है। सो उम्मीद है आप तैयार हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा जा रहा है। संथाल अपराइजिंग के बाद कौन कौन से मेजर कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। दो हैं आपके पास स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कि पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है आपको कि केवल पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। पढ़ लीजिए पीसफुली क्वेश्चंस को। देखिए क्या कहा जा रहा है। जो टेरिटरीज थे उन्हें संथाल परगना के नाम से क्रिएट किया गया। दूसरा ये कहा जा रहा है संथाल के लिए इलीगल हो गया कि नॉन संथाल को वो लैंड ट्रांसफ़र करें। बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं और हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट के वीडियो में इसे डिस्कस किया। आंसर क्या है इसका? आंसर देखिए बोथ है। आंसर बोथ है। तो ये साफ तौर पे आप पढ़ सकते हैं, हमने डिटेल में इसे डिस्कस भी किया था। कुछ पॉइंटर्स भी मैंने आपको बताए थे जो आपको ध्यान रखना है। पहला ईयर, तो ईयर याद रखने का ये तरीका है कि 1857 के रिवोल्ट से एक साल पहले की ये कहानी है। ठीक है, तो ये जो संथाल रेबिलियन हुआ इसके बाद संथाल परगना क्रिएट हुआ, झारखंड में है प्रेजेंट डे में। और ये जो है लगभग ये एरिया भी मैंने आपको बता दिया था, भागलपुर, बीरभूम, इन एरियाज़ को काट करके 5,500 स्क्वायर माइल्स का ये संथाल परगना क्रिएट किया गया। ये जो न्यू टेरिटरी क्रिएट की गई उसका वही था कि कुछ स्पेशल लॉज वगैरह इम्पोज किए जाए। जिसमें एक मेजर जो लॉ है वो ये था कि अब जो संथाल है वो नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए का है। दमीने को क्या था राजमहल एरिया में? पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि एक लार्ज एरिया था लैंड का जिसे डिमार्केट और डिक्लेयर किया गया था संथाल के लैंड के रूप में। दूसरा ये कहा जा रहा है ये पहाड़ियाज के लिए लैंड था ताकि ये पैडी कल्टीवेशन कर सके। तीसरा ये था कि ब्रिटिश टेरिटरी ने मिलिट्री कैंप के लिए एक दमीने कोह नाम के एरिया को मार्क किया था। चौथा ये है कि जो लैंड है ये सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए डिमार्केट किया गया था। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली ये ध्यान होगा। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें एम्फेसिस डाला था कि दमीने कोह पे आपको ध्यान देना है कि ये एक तरीके से लार्ज एरिया जो है वो स्पेशली संथाल्स के लिए डिमार्केट किया गया था पुराने वाले एरियाज़ में जहाँ पे पहाड़िया ट्राइब रह रही थी। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, संथाल को लैंड दिए गए और बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया इसे। 1832 में एक लार्ज एरिया जो है दमीने कोह के नाम पर डिमार्केट किया गया और संथाल के लैंड के रूप में ये डिक्लेयर किया गया। और इसके बाद उन्हें इसी में रहना था, प्लो एग्रीकल्चर करना था। आपको कहानी याद होगी, प्लो वर्सेज हॉकी। ठीक है, अच्छा यही हेडिंग था और इस पर हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था, तो वो चीज़ें दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप लास्ट के वीडियोस देख लीजिए, बेहद आसान से कंसेप्ट्स हैं। और डिमार्केशन के बाद क्या हुआ कि संथाल सेटलमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल हुल ऑफ 1855-56। बहुत लोग हुल देख करके ही घबरा जाते हैं। हुल का मतलब ट्राइबल लैंग्वेज में रेबेलियन होता है और वैसे भी इन क्वेश्चंस में आप पहले पूरा ऑप्शंस पढ़ें और इसके बाद डिसाइड करें। देखिए संथाल रेबेलियन के बारे में पूछा जा रहा है और ईयर इसलिए मैंने आपको कहा आप ध्यान रखेंगे तो आधे से चीज़ें यहीं सॉल्व हो जाएंगी। पहला स्टेटमेंट क्या? अच्छा ये स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस मैं लिखता हूँ। पहला ये कहा जा रहा है संथाल जो है ये डेस्परेट सिचुएशन में थे, ट्राइबल लैंड क्योंकि लीज आउट कर दिया गया था। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो संथाल रेबल्स थे इन्हें बहुत ही उदारता के साथ, लीनियंटली का मतलब होता है उदारता के साथ, ट्रीट किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो संथाल इनहेबिटेड एरियाज इवेंचुअली कंस्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड संथाल परगना, यानी संथाल ने जो एरियाज़ में जिन एरियाज़ में संथाल को इनहेबिट करवाया गया था उन एरियाज़ को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम दिया गया संथाल परगना के रूप में। चौथा ये कहा जा रहा है जो संथाल रेबिलियन वो इकलौता मेजर रेबिलियन था 19th सेंचुरी में। ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, आप पहले खुद से सोचिए। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके पास 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 4 या फिर चारों ही यहाँ पे जो है सही है। ऐसे ऑप्शंस की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए अगर आपने लास्ट के लेक्चर को अच्छे से ध्यान से कवर किया है तो। हमें पता है पहली बात कि संथाल रेबिलियन इकलौता मेजर रेबिलियन नहीं था और भी कई सारे रेबिलियंस हुए थे उस वाले एरिया में मिड यानी 1850 से लेकर, और भी कई सारे हमने इवन ट्राइबल रिवोल्ट्स में हमने पहाड़िया रिवोल्ट को भी कवर किया था। तो डेफिनेटली वो भी एक काफ़ी मेजर रिवोल्ट था, तो इस कारण से फोर्थ तो डेफिनेटली गलत है। दूसरा अगर हम देखें लीनियंसी की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप केवल इस इमेज को ही देखते हैं तो आगे कुछ बताने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, असल में ये जो फिगर है
असल में ये जो फिगर है, फिगर 10.12, ये क्या है, संथाल ब्रिटिश राज के सिपाही से झगड़ा कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं ऑब्वियसली अपने हक के लिए। और ये जो रेबेलियन है ये ब्रिटिश परसेप्शन को बदल देता है, क्योंकि एक तरीके से रेबेलियन के बाद लोगों के, आम लोगों के माइंड में, ट्राइबल पीपल के माइंड में ये आता है किस तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम 1857 के रिवोल्ट को देखते हैं तो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में रहती हैं लोगों की, भले ही एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो रिवोल्ट्स हैं ये ट्राइबल एरियाज तक ही सीमित रहे। जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है या जो अपर क्लास इंटेलिजेंसिया है उसमें उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही ना के बराबर देखने को मिला। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि ये मेजर इवेंट्स रहते हैं हमारे 1857 के रिवोल्ट को एक बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो यही बात है, विलेजर्स दैट हैड अर्लियर सीम्ड काम एंड पीसफुल नाउ अपीयर टू हैव बिकम प्लेसेस ऑफ वायलेंट एंड सेवेज डीड्स। तो ये दोनों गलत है, बाकी सही है और हमने ये कवर भी करा है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। ये बात अभी हमने देखी, ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है 2018 में। तो देखिए 2016 में ये सीएपीएफ में पूछा गया, इसी से इंस्पायर्ड सवाल 2018 में सिविल सर्विसेज में पूछा गया। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर सीएपीएफ के, सीडीएस के, इन दोनों के क्वेश्चंस बहुत ही थोरोली कवर करें। और एनडीए के भी वैसे सवाल जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंध नहीं रखते, बाकी के क्वेश्चंस हिस्ट्री वाले आप जरूर कवर करें। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ी पढ़ाई करेंगे। इंपॉर्टेंट एक हमारा रह गया सेक्शन, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दमीने को कब डिमार्केट किया गया, तो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शंस भी आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि ये मिड 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, यानी 1855 में संथाल रेबिलियन ब्रोकआउट हुआ। तो ये तो काफ़ी बाद का टाइम है, ये तो कांग्रेस का स्थापना ईयर है। 1793 ये आई थिंक कॉर्नवालिस वाला जो था परमानेंट सेटलमेंट, उससे कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया। 1810 कोई सवाल नहीं उठता, तो ये 1832 ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। तो ऐसे नहीं आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे 1831, 32, 33, ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से एक रफ आइडिया लेकर के चलें जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो, कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए अशोक के बारे में, आप 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड इमेजिन कर रहे हैं, या अगर पूछा जाए अकबर के बारे में आप 12th 13th सेंचुरी में पहुँच गए। तो एक रफ आइडिया जो है हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें बोरिंग नहीं लग रही होंगी, बिकॉज ये जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है ये सच में कई बार जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। बट एक स्टोरी की तरह मैं कनेक्ट करके चल रहा हूँ, पहले सारे इवेंट्स हम 1 by 1 देख रहे हैं, और एक कनेक्शन बिठाने का जो काम है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें संथाल रेबेलियन की, तो इसके पीछे की क्या वजह रही, एक बार जब आप देखेंगे कि हाँ एक सेटलमेंट वाली बात देखने को मिली, एक अलग से एरिया डिमार्केट किया जाने लगा, तो ये सब जो रीजन्स हैं वो दिमाग में रहते हैं, तो हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें समझ आने लगती हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपका 100% अटेंशन यहाँ पे चाहता हूँ। अगर आप कोई भी काम करें तो उसे बंद कर दें, पहले कंप्लीट इस चीज़ को समझ लें। देखिए एक बार जब आप अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे तो बस आपको क्वेश्चंस करने की दरकार रहेगी, आप केवल क्वेश्चंस करेंगे और वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं डेक्कन रिवोल्ट की, ठीक है। तो माइंड में आपका ये बॉम्बे वाला एरिया आना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं हम इसे किस रूप में समझेंगे। तो हमने कॉलोनियल बंगाल में पीजेंट्स, ज़मींदार, इनकी स्थिति को समझा। उम्मीद है आप रिवीजन करके चल रहे होंगे। तो पूछता हूँ मैं सवाल ये है कि जो बंगाल वाले एरिया में हमने पढ़ा उसमें हमने एक टर्म के बारे में पढ़ा। कौन सा टर्म था वो, थोड़ा टफ पूछता हूँ, मिरासीदार। बताइएगा ये टर्म क्या है, ठीक है। और एक सवाल है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जोटेदार कौन थे। देखिए आंसर जरूर दीजिए, या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, या फिर रेलेवेंट क्वेश्चंस को ही मैं पिक करता हूँ। तो अभी हमने बंगाल वाले रीजन में ये चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली। नाउ हम मूव करेंगे वेस्टर्न इंडिया की तरफ, यानी बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन में। समझते हैं क्या बदलाव हो रहे थे सोसाइटी में। इससे पहले हमें पीजेंट रिवोल्ट को समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे, जो खेतीहर किसान थे, उनके द्वारा भी रिवोल्ट्स किया गया। क्या रीज़न रहे इसके पीछे। सो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ये जो डेक्कन रायोट्स हुए, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, या ये इस रिवोल्ट का नेचर क्या था। तो देखिए 19th सेंचुरी में भारत के अलग अलग हिस्से में पीजेंट्स जो है रिवोल्ट के लिए आ गया है, और इसका जो रीज़न रहा या फिर ये किसके खिलाफ थे,
तो ये एक वर्ड में मनी लेंडर के खिलाफ थे। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड मनी लेंडर के खिलाफ थे। जो भी पीजेंट्स रिवोल्ट्स हमें देखने को मिले, इनमें जो मेजर एक तरीके से ऑपोजिशन कह सकते हैं आप, वो किनका रहा, तो मनी लेंडर्स का रहा। और ग्रेन डीलर्स भी इनमें शामिल है, मनी लेंडर्स का ही पार्ट है। अभी देखेंगे कैसे। ईयर याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 1875 की, यानी अब हम 1857 के रिवोल्ट को स्किप करके आगे बढ़े हैं, 1875 के रिवोल्ट को देखेंगे। 1857 के लिए तो सेपरेट चैप्टर है ना हमारा। देखिए मुख्य मुद्दा क्या रहा, तो अकाउंट बुक्स जलाए गए, किनके द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा। कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। कब, तो ये बात कर रहे हैं हम 1875 की। क्यों, मनी लेंडर्स के एक तरीके से आप कह लें शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध। अभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, ये एक ओवरव्यू आपके माइंड में रहेगा तो बेटर वे में आप समझ पाएंगे। तो सूपा जो है एक लार्ज विलेज है पूना में, वहाँ से मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो एक मार्केट सेंटर था ये, जहाँ पे बहुत सारे मनी लेंडर्स और शॉपकीपर रहते थे। बात है 12 मई 1875 की। जो भी रोड्स है, देखिए रोड्स का मतलब क्या है, किसान, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये सराउंडिंग रूरल एरिया से एक जगह जमा होते हैं, शॉपकीपर्स को अटैक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी आपके पास बही खाता है, बही खाता का मतलब जो अकाउंट बुक शॉपकीपर रखते हैं, जिसमें हिसाब लिखा होता है कि कितने पैसे आए या कितना उधार है, बाकी सारी चीज़ें, उन चीज़ों की ये किसान डिमांड करते हैं। और डेट बॉन्ड्स की भी डिमांड करते हैं, बिकॉज जिस बॉन्ड्स के माध्यम से कर्जे दिए गए थे किसानों को, ये उन बुक्स को, उन बही खाता की मांग कर रहे हैं। ये जो गुस्साई हुई भीड़ है किसानों की, जो रिवोल्ट्स के लिए, रायोट्स के लिए उतरी है वो। अच्छा, ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये इन खाताज को जलाना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो बही खाता मनी लेंडर्स के द्वारा, साहूकार के द्वारा और शॉपकीपर्स के द्वारा रखे गए हैं, यही सारे फसाद की जड़ है। अगर हम इन अकाउंट बुक्स को ख़त्म कर देते हैं तो कई सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे। तो अभी फिर से समझाता हूं मैं। एक साइड में है पीजेंट्स, एक साइड में है कौन, मनी लेंडर्स। पीजेंट्स के द्वारा डिमांड की जा रही है कि आप बही खाता को हमें सौंपें। क्यों, और डेफिनेटली ये इस तरीके से नहीं है, एक तरीके से रायोट वाली सिचुएशन है, यानी ज़बरदस्ती कई जगहों पे देखा जा रहा है, शॉप वगैरह को लूटा जा रहा है, और कई बार जो हाउसेज हैं साहूकार्स के, मनी लेंडर्स के, उनमें आग लगाया जा रहा है, और एक कंपल्सन वाली सिचुएशन है, ज़बरदस्ती इनके द्वारा बही खाता को पीजेंट्स के द्वारा मांगा जा रहा है मनी लेंडर से। सो ये रिवोल्ट कहाँ शुरू हुआ था, पूना वाले क्षेत्र में, सूपा में। उसके बाद ये रिवोल्ट फैल गया बाकी वाले क्षेत्रों में, जैसे अहमदनगर में, और 2 महीने के भीतर 6500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये रायोट्स फैल गए। क्या हो रहा था, हर जगह सेम प्रोसेस चल रही थी। साहूकार्स को अटैक किया जा रहा था, उनके बही खाता को जलाया जा रहा था, डेप्ट बॉन्ड्स वगैरह जिनके माध्यम से उन्होंने उधार दिए थे लोगों को, उन चीज़ों को खत्म किया जा रहा था। पीजेंट्स के अटैक के डर से साहूकार गाँव की ओर भागे, और कई बार जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी छोड़ करके दूसरे एरियाज में शिफ्ट कर गए, भाग गए। क्यों, क्योंकि जान बचानी थी ऑब्वियसली। जैसे ये रिवोल्ट्स फैले, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक 1857 की झलक उन्हें देखने को मिली कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, इसलिए पुलिस पोस्ट को बहुत ही मजबूती के साथ तैनात किया गया, और जो भी फ्राइटेंड रेबेलियस पीजेंट्स थे उन्हें सबमिशन के लिए मजबूर किया गया। तो जो ट्रूप्स हैं वो क्विकली आ गए, और 951 पीपल्स को अरेस्ट किया गया, और बहुत सारे लोगों पर दोषारोपण हुआ, कन्विक्ट किया गया इन्हें। लेकिन कई महीने लगे। जो आसपास के एरियाज हैं, कंट्री साइड का मतलब जो मेन शहर के बाकी वाले एरियाज हैं, बेसिकली रूरल एरियाज, उन क्षेत्रों में रिवोल्ट्स को दबाने में अच्छा समय लगा, कुछ महीने का टाइम लगा। तो ये थी पूरी स्टोरी, और ये था टाइमलाइन। उस टाइम का एक काफ़ी फेमस रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर ऑफ बॉम्बे। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है उसका टाइटल था द रिवोल्ट एंड द मनी लेंडर। 1876 में ये नेटिव ओपिनियन अखबार में ये प्रकाशित होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो रिवोल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से इंटीमेशन का काम इनके द्वारा किया जा रहा है ऑफेंडर्स के लिए, और बेसिकली ये एक बॉडी बना करके असेंबल होते हैं, क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने लोन दिया है, बेसिकली हम बात करें मनी लेंडर्स की, उनके घर के पास, और उन्हें कहते हैं कि आप अपने बॉन्ड्स को सरेंडर करिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स को यानी बही खाता को जमा करिए। और अगर ये नहीं जमा करते हैं तो किसानों के द्वारा, रायोट्स के द्वारा धमकाया जाता है कि मारपीट की जाएगी, लूटपाट की जाएगी। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स उन गाँवों को अप्रोच करते हैं जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब आपको कुछ सवालों के जवाब सोचने हैं। बॉन्ड और डीड्स को बर्न करके क्या मिलता होगा, या क्या रीज़न रहता होगा मुख्य। डेफिनेटली पीजेंट सोचते हैं कि एक बार अगर ये बुक्स, अकाउंट बुक्स वगैरह जला दी गई तो जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा, और ये मजबूर नहीं होंगे, पीजेंट्स को मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि इतने पैसे आपने उधार लिए, इसका इतना ब्याज बनता है, और इस तरीके से कई सारी समस्याओं से ये छुटकारा पा लेंगे, ऐसा इनका मानना था।
तो ये थी स्टोरी और अब हम इसे क्वेश्चन से कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम देखेंगे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेक्कन रायोट्स के कमीशन की। बेसिकली एक कमीशन संगठित की गई थी डेक्कन रायोट्स पर समझने के लिए, रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जब ये रिवोल्ट फैला डेक्कन में, कब 1875 में, तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये कोई सीरियस मुद्दा नहीं है, छोटे मोटे से रायोट्स हैं। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। क्यों? क्योंकि 1857 का रिवोल्ट बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था और उन्हें लग रहा था कि एटलीस्ट हम समझ तो पाएँ कि क्या रीजंस हैं इस तरीके के रायोट्स के, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो कमीशन ने 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? डेक्कन रायोट्स रिपोर्ट, नाम पे ही आधारित है। तो इसमें हिस्टोरियंस ने बहुत सारे बेसिकली एक रेंज ऑफ सोर्सेज के बारे में बात करी और इन कमीशंस ने क्या करा, तो जिन क्षेत्रों में ये रायोट्स फैले थे, ये दंगे फैले थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के रायोट्स के, साहूकार के और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। क्यों? क्योंकि रायोट्स एक मुख्य भूमिका में थे, तो उनसे समझा गया कि क्या वजह रही इस तरीके के रायोट्स की, और साहूकार से भी पूछा गया कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, कितना किस लेवल पे वायलेंस वगैरह देखने को मिला, और कुछ चश्मदीद गवाह भी शामिल थे। तो एक डाटा यहाँ से तैयार किया गया और इसके बाद प्राइस, इंटरेस्ट, बहुत सारे मुद्दों पर सोचा गया और ये रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स तक पहुँचाई गई। ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट को कवर करा है, तो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी हम डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में, यानी वो आखिरी होगा। उसके बाद हम सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आराम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं और डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब क्वेश्चंस करते हैं पहले डेक्कन रायोट्स से संबंधित। देखिए 1875 का जो डेक्कन रायोट्स था, इसका इमीडिएट कारण क्या था? कि कोई फेमाइन वगैरह आया था, हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था महाजन्स के द्वारा, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स थे, और ये कहा जा रहा है कि रिलीजियस रिफॉर्म के खिलाफ की प्रोटेस्ट था। तो साफ तौर पे हमने देखा कि इंटरेस्ट वगैरह की बात देखने को मिल रही है, लैंड रेवेन्यू से कोई संबंधित मुद्दा नहीं है, फेमाइन वगैरह की बात नहीं है। इमीडिएट कॉज में तो यही था कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किए जा रहे थे और बही खाता को जलाना इनका मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया का है, द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड। दूसरा ये कहा जा रहा है कमीशन ने रिकॉर्ड करा रायोट, साहूकार और आई विटनेस के स्टेटमेंट्स को। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, अभी हमने ये देखा है। बट पहला अगर आप ध्यान से सोचें कि क्या उन क्षेत्रों में भी इंक्वायरी हेल्ड की गई जिन क्षेत्रों में ये प्रभावित नहीं थे डेक्कन रायोट से, तो इसे आप लॉजिकली भी सोचिए। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कोई रायोट हुआ है, ठीक है, लेट सपोज ये सिटी ए है, तो बाकी के कई सारे क्षेत्र हैं, बी है, सी है, डी है, क्या सब में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर पाना, सब में इंक्वायरी कर पाना पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं। यानी ये बात क्या है? सही है, डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज। बाकी एनसीईआरटी में है भी, साफ तौर पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में रायोट्स फैला, उन क्षेत्रों में कमीशंस के द्वारा इंक्वायरी की गई। ये सवाल सीएपीएफ का है, डेक्कन रायोट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं एक मूवमेंट की तरह नहीं था। इट वाज अ पीजेंट रिवोल्ट बट नॉट अ मूवमेंट ऑफ द पुअर ट्राइबल और लैंडलेस पीजेंट। यानी जो ट्राइबल पीपल थे वो और लैंडलेस पीजेंट ये शामिल नहीं थे। ये बेसिकली एक बेटर ऑफ सेक्शन जो था पीजेंट्री का, जिसे कुनबी पीजेंट्स कहा जाता है, उनके द्वारा ये लीड किया गया था। देखिए दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी हमने ये बेसिकली कुनबी पीजेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बट इसी चैप्टर के अंदर हम आगे देखेंगे, खास करके जब हम डिस्कस करेंगे और जो इससे संबंधित अन्य मुद्दे हैं, इसके बाद हम कॉटन बूम डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे हम देखेंगे। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगला सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा फिर आंसर करिएगा। उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करते हैं, आंसर सोचते हैं। देखिए भले ही आपका आंसर गलत हो, सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेक्कन रायोट कमीशन की हम बात कर रहे हैं, किससे संबंधित था? क्या ये किसानों के कर्ज से संबंधित था? दूसरा, ये लॉ ऑफ ऑर्डर की कमी देखने को मिल रही थी डेक्कन वाले क्षेत्रों में, तो उससे संबंधित ये कमीशन था। रैयतवाड़ी कमीशन के प्रॉब्लम्स पे ये डील कर रहा था। चौथा, जो डेक्कन है उसके कम्युनल राइट्स, कम्युनल राइट्स का मतलब क्या है? एक तरीके से धार्मिक दंगे हम कह सकते हैं, उससे ये संबंधित था। आपको बताना है कौन सा आंसर है यहाँ पे। तो कोई किसी कम्युनल राइट की बात तो नहीं हो रही है, ना ही रैयतवाड़ी सिस्टम के प्रॉब्लम की बात हो रही है, ना ही लैक ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है। डेफिनेटली पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंडेप्टनेस में थे और इस वजह से ये जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए गए थे, ठीक है, उसे जलाने का काम, उसे बर्न करने का काम किया जा रहा था। सही आंसर ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन मैं आपको सौंपता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अभी हम इंडिगो रिवोल्ट वगैरह डिस्कस कर लेंगे तो और डिटेल में। वैसे अभी ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं बिकॉज हमने डिटेल में संथाल रेबेलियन, डेक्कन राइट इसे कवर कर लिया। और ये म्यूटिनी ऑफ द सिपोज, आई होप ये 1857 के रिवोल्ट की बात की जा रही है, आप इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। और ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में करिए।
देखिए ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 के जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हमने इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा डिस्कशन होगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो आपको कवर करना है, कॉलोनियल सिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। बट इसके बाद वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये 2 ही चैप्टर जो मुख्य हैं, जिसमें हम गांधी मूवमेंट की बात करेंगे, यानी गांधीज़म वाला फेज़ है जो, उसके बाद पार्टीशन को। तो इन चीज़ों को हम इससे कवर करेंगे। बट स्पेक्ट्रम और बाकी जो बुक्स है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसे भी आपको रेफर करना है इन चैप्टर्स के लिए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को और बाकी एंशिएंट मेडिवल सारे सेक्शंस को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको इन वीडियो लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।